पहले उन्हें इसी बात का घमंड था कि जो वो लश्कर लेकर आए हैं उसकी तादाद मंगोलों से ज्यादा है, लेकिन जब मंगोलों से टकराए तब उनके सारे इरादे, सारी अजमतें मुतज़लज़ल हो गई थी। मंगोलों ने उन्हें काट के रख दिया था और बड़ी तेजी से उनकी कसरत को किल्लत में तब्दील करने लगे थे। देखते ही देखते मंगोलों के सामने रूसियों की हालत उदास लम्हों की कहानियों में दिल आज़ार ख्वाहिशों और उदास पेड़ों के सर्द चेहरों पर खून से लिखी हुई अफसुर्दा दास्तानों से भी ज्यादा बदतर होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि कोलोमंका नदी के किनारे मंगोलों के हाथों रूसियों को बदतरीन शिकस्त हुई और सवाने निगार लिखते हैं कि इस नदी के किनारे रूसियों का कत्लेआम हुआ और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एक रोज दोपहर के करीब गलाज़ई और उसकी बीवी लबीद, बेटा कबीर और बेटी हुरमा चारों एक कमरे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर चारों चौंके थे। इस पर गलाज़ई उठ खड़ा हुआ, उसके साथ कबीर भी आ खड़ा हुआ और गलाज़ई को मुखातिब करके कहने लगा, बाबा आप बैठे, मैं देखता हूँ कौन है। गलाज़ई बैठा नहीं और जब कबीर ने दरवाजा खोला तो इतनी देर में गलाज़ई भी वहां पहुंच चुका था। एक नौजवान दरवाजे में अपने घोड़े की बागें पकड़े खड़ा था। एक गहरी निगाह उसने गलाज़ई और कबीर पर डाली, फिर अपने होंठों पर जबान फेरने के बाद वो हल्के हल्के तबस्सुम से कहने लगा, जो कुछ मुझे बताया गया है, अगर मैं इस अंदाजे के मुताबिक गलती पर नहीं तो आप मोहतरम गलाज़ई और आपके साथ आपका बेटा कबीर है। इस अजनबी की तरफ देखते हुए गलाज़ई और उसका बेटा चौंके थे और उसकी गुफ्तगू ने भी उन्हें एक तरह से तजस्सुस में डाल दिया था। फिर गलाज़ई ने उसे मुखातिब किया, बेटे बुरा न मानना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो और तुम्हारा ये अंदाजा तो दुरुस्त है कि मैं गलाज़ई हूँ और मेरे साथ मेरा बेटा कबीर है, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान सका कि तुम कौन हो। इस पर आने वाले उस अजनबी ने पहले से ज्यादा खिलती हुई मुस्कुराहट में कहना शुरू किया, आप ठीक कह रहे हैं, आप पहले से मुझे नहीं जानते, मैं आपके लिए अजनबी हूँ, आप मेरे लिए नाआशना हैं। मेरा नाम उमैर बिन नसर है, ये मेरा ख्याल है कि आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। इसके अलावा अपने तारुफ को मजीद आया करने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं खरीम बिन मकरूम और कुरैश बिन मकरूम दोनों का खालाजाद हूँ, और ये जो दो नाम मैंने लिए हैं मेरे ख्याल में इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उस नौजवान के इस तारुफ पर गलाज़ई के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आगे बढ़कर वो उससे गले मिला, कबीर भी आगे बढ़कर उससे गले मिला। फिर गलाज़ई उससे कहने लगा, बेटे मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम्हारे खालाजाद खरीम बिन मकरूम और कुरैश बिन मकरूम दोनों ने यहाँ हमारे यहाँ क़याम किया था। हमारी खुशकिस्मती थी कि उन दोनों ने मुझे अपने बाप की तरह इज्जत दी। मेरे बेटे का नाम कबीर है, इसे अपना भाई कहा। अंदर मेरी बेटी बैठी हुई है, नाम उसका हुरमा है, उसे उन्होंने अपनी बहन बनाया और मेरी बीवी को माँ कहकर मुखातिब करते रहे। दोनों बहुत अच्छे थे और मुझे उनके क़याम के दौरान जो सबसे बड़ा दुख और सदमा हुआ वो ये कि यहाँ क़याम के दौरान उनका बाप अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया। इन अल्फाज पर उमैर बिन नसर की गर्दन झुक गई, होंठ काटने लगा, लगता था रो पड़ेगा, इसलिए कि आंखें तेजी से झपकाने लगा था और आंखों में आहिस्ता आहिस्ता नमी भी उतर आई थी। ये सूरत हाल देखते हुए गलाज़ई आगे बढ़ा, उमैर बिन नसर से उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। बेटा तुम अंदर आओ, गो हरीम और कुरैश दोनों भाइयों ने सिर्फ एक ही शब हमारे यहाँ क़याम किया था और उस एक शब के दौरान ही दोनों से मैं और मेरे अहले खाना ऐसे मानूस हुए कि उनके जाने के बाद लगता है जैसे हमारे घर के दो अफराद इस घर से गायब हो चुके हों। बेटे अंदर आओ, मैं तुम्हारे घोड़े को अस्तबल में बंधवाता हूँ, मुझे खिदमत का मौका दो। फिर उमैर बिन नसर कहने लगा, मोहतरम गलाज़ई मैं अपने तिजारती कारवान के साथ इधर आया हूँ। इस वक्त मेरा कारवां आपकी बस्ती के बाहर मेरा मुंतज़िर है। दरअसल हम कुछ सामान लेकर सराय बातों की तरफ गए थे, उधर जाना हमारे मामूलात में शामिल है, लेकिन इस बार हम बेवक्त गए इसलिए कि सराय बातों में कुछ ज्यादा लोग नहीं हैं। बातों और उसका भाई बरकाई खान दोनों लश्कर के साथ यूरोप पर हमलावर होने के लिए निकल चुके हैं। वहां से मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मेरे दोनों भाई भी बरकाई के लश्कर में शामिल हो चुके हैं और ये कि उन्होंने यहाँ आपके यहाँ क़याम किया था और इस क़याम के दौरान मेरे खालू जो रास्ते में ही बीमार हो गए थे इंतकाल कर गए। अब आपको जहमत देने से मेरा मकसद यही है कि अगर आप बुरा ना माने, आपको तकलीफ ना हो तो मुझे मेरे खालू की कब्र तक ले चलें। कहने को तो मेरे खालू थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक शफीक बाप का प्यार दिया। खरीम और कुरैश बेशक मेरे खालाजाद हैं, लेकिन हम तीनों आपस में सगे भाइयों जैसे हैं। यहाँ तक कहने के बाद उमैर बिन नसर लम्हे भर के लिए रुका। इसके बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो फिर कह रहा था, मेरे मोहतरम मैं अपने दोनों भाइयों से मिलना चाहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती के वो बरकाई खान के साथ सराय बातों से कूच कर चुके हैं और इन दिनों वो मंगोलों के लश्कर में शामिल हैं और मंगोल रूस के मुख्तलिफ शहरों पर हमलावर हो रहे हैं।
मुझे ये सुनकर भी खुशी हुई कि वो बरकाई के लश्कर में शामिल हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो बरकाई से मिलकर अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर मंगोल जिन्होंने यूरोप के खिलाफ जंग की इब्तदा कर दी है इस दौरान वो अपने दुश्मनों से इंतकाम न ले सके, तब मैं एक बार फिर लौट कर उन इलाकों की तरफ आऊँगा और अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर अपने इस इंतकाम की तकमील करेंगे जो मेरा खालू चाहता था, और ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी जिसे पूरा करना चाहते थे। उमैर बिन नसर ने गलज़ई के शाने पर हाथ रखा, कहने लगा, मैं ज़रूर रुकता, लेकिन मेरा तिजारती कारवान जिसमें शामिल हूँ उसके अरकान बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं फिर कभी आया तो यहाँ ज़रूर रुकूंगा, बल्कि यहाँ रुकते हुए मैं अपने लिए सादत ख्याल करूँगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इस पर गलज़ई ने फिर सवाल किया, बेटे अगर सराय बातों में तुम्हारा सामान नहीं बिका तो क्या अब तुम वापस जाओगे, सामान वापस ले जाओगे? उमैर बिन नसर मुस्कुराया और कहने लगा, हम यहाँ से गर्जिस्तान का रुख करेंगे। गर्जिस्तान की मलिका रोसवान और उसकी बेटी थिमर हमारी जानने वाली है और वो और उनके लवाहिकीन हमसे खासी मिक़दार में तिजारती सामान खरीदते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारा सामान यहाँ से बच रहा है वो उनके यहाँ जाकर बिक जाएगा। गलज़ई मेरे मोहतरम, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं अपनी बहन हुरमा और माँ लबीदा से मिल सकूं? कि मेरे दोनों भाइयों का उनसे ऐसा ही रिश्ता था और मैं अपनी माँ और बहन को देखना भी अपने लिए एक सादत ख्याल करूंगा। दोबारा जब इन सरजमीनों की तरफ आया और मुझे आना है इसलिए कि मैंने अपने भाइयों से मिलना है, और जब मैं आया तो आपके यहाँ भी ज़रूर ठहरूंगा। गलज़ई और कबीर दोनों बाप बेटा उमैर बिन नसर को वोल्गा के किनारे उस कब्रिस्तान में ले गए जिसमें खरीम और कुरैज़ के बाप मकरूम को दफन किया गया था। गलज़ई ने जब कब्र की निशानदही की तो कुछ देर खड़े होकर उमैर बिन नसर दुआ मांगता रहा, फिर वो बैठ गया। गलज़ई और कबीर बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। दुआ मांगने के बाद वो कुछ देर कब्र पर हाथ फेरता रहा, फिर देखते ही देखते फट पड़ा, सिसकने लगा, रोने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो कब्र पर हाथ फेरते फेरते कब्र से लिपट जाएगा। इस मौके पर गलज़ई उसकी तरफ बढ़ा, उसके शाने दबाए, उसे ऊपर उठाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, ये जिंदगी आरजी है और एक ना एक रोज हर एक को यहाँ से कूच कर जाना है। कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। ये मंजिलें, ये कारवां, ये फूल, ये खुशबू, ये तितलियां, ये जुगनू, ये भंवर बादबान, ये लहलहाती खेतियां, ये मौसमों के परिंदे, ये चांद सूरज सितारे कहकशां, ये शब रोज की रानाइयां, ये सावन घटाएं, सब आरज़ी हैं। इंसान और दीगर जानदार चीजें बस यहाँ मुस्तार में जिंदगी बसर करती हैं। बाकी तो उसी खुदावंद कुद्दूस ने रहना है जो लाफानी है। ये जमीनो आसमान उसी की कुदरत का कमाल है, ये बहरोबर उसी की फितरत का जलाल है। इंसान जरस की बुलंद आवाजों, जर्दी से गले मिलते पत्तों, जुस्तजू में सरगर्दा बगोलों की तरह यहाँ आर्जी जिंदगी बसर कर रहा है। और फिर इंसान इतना बेबस है कि अगर वो तमाम बहर के हसीन मोती, सारे कानों के उम्दा जवाहिर भी खर्च कर दे तब भी वो मरने वाले को लौटा नहीं सकता। गलज़ई के ढारस देने पर उमैर बिन नसर संभल गया था। सर पर बंधे हुए रुमाल से उसने अपनी आंखें खुश्क कर ली थी। पीछे हटा, फिर इंतहाई कर्बनाक आवाज में वो गलज़ई को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मैं आप लोगों के हुस्न सुलूक का इंतहा दर्जे का ममनून और शुक्रगुजार हूँ। फिर उसने दरियाए दोलगा के किनारे जरा नशेब में खड़े अपने कारवां की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखें सामने मेरा कारवान खड़ा है, यहाँ से निकलकर मैं वहां जाऊंगा, अपने कारवान के साथ यहाँ से कूच कर जाऊंगा। मोहतरम गलज़ई, मैं सराय बातों में अपने जानने वाले मंगोलों से कहकर आया हूँ कि जब मेरे दोनों भाई मंगोलों के लश्कर के साथ सराय बातों में लौटें तो उन्हें मेरी आमद से आगाह कर दें। मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूँ, जब मेरे दोनों भाई मंगोलों की शुरू करदा इस जंग से लौटते हैं तो इस मौके पर भी वो आपके यहाँ आएंगे, तो उन्हें आप जरूर बताइएगा कि मैं अपने तिजारती कारवां के साथ यहाँ आया था और मेरी बदकिस्मती कि मैं उन दोनों से मिल न सका। इसके साथ ही बारी बारी उमैर बिन नसर, गलज़ई और कबीर से गले मिला। घोड़े की बाग पकड़कर वो कब्रिस्तान से निकला, फिर घोड़े पर सवार हुआ और अपने तिजारती कारवां की तरफ चला गया। गलज़ई और कबीर दोनों कब्रिस्तान से निकलकर उसके कारवान की तरफ देखते रहे। जब उसका कारवां वहां से कूच कर गया तब वो दोनों बाप बेटा भी अपनी बस्ती का रुख कर रहे थे। उधर हसीन और खूबसूरत बशार अपने यूरत से निकली। उसने देखा कुरैज़ बिन मकरूम अपने यूरत से निकलकर एक तरफ जा रहा था। धीमे से लहजे में बशार ने उसे आवाज देकर रोका। उसकी पुकार सुनते ही कुरैज़ न सिर्फ रुक गया बल्कि पलटा और बशार के सामने आन खड़ा हुआ और फिर कहने लगा, मेरी बहन क्या बात है, क्या मुझसे कोई काम है? इसके जवाब में बशार कहने लगी, तुमने सही अंदाजा लगाया,
मुझे वाकई तुमसे काम है, पहले ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। कुरैश कहने लगा कि अपना और भाई का खाना लाने लगा। इस पर बशार ने कुछ सोचा, फिर कुरैश को मुखातिब करके कहने लगी, अगर खाना लाने लगे हो तो खाना लेकर हमारे यूरत की तरफ चले जाना, हमारा खाना भी वहां आ रहा है, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि इस वक्त तुम्हारे भाई कहाँ हैं? कुरैश ने तेज निगाहों से बशार की तरफ देखा और कहने लगा, वो इस वक्त अपने यूरत में होंगे, उन्होंने कहाँ जाना है? बशार ने कुछ सोचा, फिर सहमे सहमे डरे डरे से कहने लगी, भाई तुम खाना लेने जा रहे हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे भाई से एक जरूरी बात कर लूं। जवाब में कुरैश ने हल्का सा कहकहा लगाया, मेरी बहन तुम भी अजीबो गरीब चीज हो, तुम अगर हमारे यूरत में जाकर भाई से बात करती हो, किसी मौजू पर उनसे गुफ्तगू करती हो, तो भला मुझे क्या एतराज होगा। ये बात अपने जहन में बिठा कर रखना कि मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा ने बता दिया है कि तुम भाई को पसंद करने लगी हो, और अपनी पसंद का इजहार उस वक्त तक नहीं करना चाहती हो जब तक तुम भाई के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार नहीं सुन लेती हो। इन हालात में तो ये ख्याल करूंगा कि हमारे यूरत पर मेरी निस्बत तुम्हारा हक ज्यादा है। तुम जब और जिस वक्त चाहो यूरत में जा सकती हो, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। मैं खाना लेकर तुम्हारे यूरत की तरफ चला जाऊंगा, तुम जाओ, जिस मौजू पर भाई से गुफ्तगू करना चाहती हो करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। चौंकने के अंदाज में बशार ने कुरैश बिन मखरूम की तरफ देखा, फिर जुस्तजू भरी आवाज में उसने पूछ लिया, कैसी शर्त? शर्त यह है कि जो गुफ्तगू तुम मेरी गैर मौजूदगी में भाई से करो उसकी तफसील मुझे भी सुनाओगी। बशार हंस दी और कहने लगी, मेरे भाई फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, उनके साथ जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रही हूँ उस गुफ्तगू की पूरी तफसील मैं तुम्हें बताऊंगी। अब तुम जाओ और मैं तुम्हारे यूरत की तरफ जाती हूँ। इस पर कुरैश बिन मखरूम आगे बढ़ गया था, जबकि बशार आहिस्ता आहिस्ता सहमे सहमे अंदाज में चलती खरीम बिन मखरूम के यूरत की तरफ गई। यूरत में दाखिल हुई, अंदर खरीम बिन मखरूम उसकी तरफ पीठ किए बैठा था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बशार खांसी। खरीम बिन मखरूम ने जब पलटकर उसकी तरफ देखा तो शहद और मिठास बरसाती आवाज में चहकते हुए बशार बोल उठी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इस पर खरीम बिन मखरूम मुस्कुराया और कहने लगा, अंदर तो तुम आ ही चुकी हो और फिर हमारे यूरत में आने के लिए तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बशार आगे बढ़ी। खरीम बिन मखरूम के सामने वो एक नशिस्त पर बैठ गई। कुछ देर खामोश रही, फिर गुफ्तगू का आगाज खरीम बिन मखरूम ने किया। बशार की तरफ देखते हुए उसने फिर पूछ लिया, खैरियत तो है? तुम्हारे चेहरे के तासुरात से लगता है तुम किसी खास मकसद के तहत हमारे यूरत में आई हो। बशार की नीली गौहर आंखों में इस मौके पर फूलों जैसी ख्वाब महक उठे थे। होंठों की सुर्ख नमी कुछ इस तरह हो गई थी जैसे शुआओं ने गुलाबों के लिबास ज़ेबेतन कर लिए हों। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट में कहने लगी, मैंने सुना है आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके हैं। बशार ने शायद ये अल्फाज गुफ्तगू का आगाज करने के लिए कहे थे और वो इस मौजू पर खरीम बिन मखरूम को कुरेदना चाहती थी। इस मौके पर खरीम बिन मखरूम के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, पहले तुम ये कहो कि ये बात किसने कही है? इस पर बशार कहने लगी, फिलहाल तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बात मुझे किसने बताई है। मैंने जो सवाल किया है अगर आप बुरा न माने तो इसका जवाब दें। खरीम ने एक तजस्सुस भरी निगाह बशार पर डाली। कहने लगा, ये तो कोई बात ना हुई। ऐसा सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि मुझे किसी ने बताया है कि तुम किसी को पसंद करती हो, तो फिर तुम्हारा जवाब क्या होगा? बशार शायद खरीम बिन मखरूम को इसी मौजू पर लाना चाहती थी। इस मौके पर उसके हरीरी गुलाबी रुखसारों पर पाइंदा हुस्न मजीद गहरा हो गया था। मजमूई तौर पर उसकी हालत 7 रंगों की सनसनाती धनक, फलक के कल्ब पर लिखे किसी नुस्खे कीमिया और सजदे को आसूदगी के लिए आशाना मिल जाने की सी कैफियत हो गई थी। कुछ देर उसने सोचा, फिर वो कह रही थी, अगर आपने मुझसे ये सवाल किया है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ या नहीं, तो इसका जवाब मेरे पास है। इस पर तेज निगाहों से खरीम बिन मखरूम ने उसकी तरफ देखा। कहने लगा, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो कहो। इस पर बड़ी जुर्रतमंदी, बड़ी दलेरी का मुजाहिरा करते हुए बशार ने कहा, जिस नौजवान को मैंने पसंद किया है वो इस बेकनार फैली धरती पर मेरे लिए इंसानी अजमतों का अमीन, सदियों के आईने में फितरत की ज़ेबाई है। सुबह आकाश तले वो नादिर और किमियाब लम्हों, तुंद जज्बात का तलातुम है। वक्त के खद्दोखाल में वो मेरे लिए आग और खून के तमाशों और जिंदगी के खूनी अजाब के अंदर इंतकाम की बढ़ी हुई आग की तरह खड़ा हो जाएगा। यूं जानो वो मेरे कंवारेपन की खुशबू, मेरे जिस्म का साया, मेरा इदराक, मेरा विजदान है। मेरे होंठों का नुत्क, भेद भरी मेरी मोहब्बत का राजदां, मेरा रोशन आदर्श और प्रेम नगर का संदेश है। वो मेरे सच्चाइयों की खुशबू, मोहब्बत का सुबुक मौसम है। वो मेरी सांसों के तसलसल का महवर, मेरी आंखों में लिखी पहेलियों का जवाब, मेरे सीने में उठता चाहत का मद्दोजज़र,
میرے لبوں کے نطق کا محرک ہے۔ ابن مخروم، میں اس نوجوان کے بغیر خزاں آلود ثمر افسردگی کی چھاؤں سے بھی زیادہ بدتر ہوں۔ اس کے بنا میری حالت خواب سے محروم چشم، جواب سے محروم نامہ، تحریر سے محروم کتاب، ثمر سے محروم شجر اور پرواز سے محروم طائر کی سی ہے۔ ابن مخروم، یوں جانو میرے سکون دل کے سارے دروازے، میری محبت کے اوطاقوں کے سارے در اسی کی طرف کھلتے ہیں، اس لیے کہ وہ آفاق کی پنہائیوں میں نئے دور کی تاریخ لکھنے والے عناصر جیسا بے باک، ہنگاموں میں زرد رتوں کی ہولناکی جیسا دلیر، زہریلے لمحوں کی کشمکش، رقصاں شعلوں کے کھیل جیسا جرت مند اور جنونی کیفیتوں، ہیجان کی سرمستیوں اور رنجشوں کی داستانوں میں وہ شعلہ زن مدتوں جیسا شجاع اور بہادر ہے۔ بشار جب خاموش ہوئی تو خریم بن مقروم تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تم بہت اچھی لڑکی ہو، جسے تم چاہتی ہو اس کے لیے تم نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے اس کے متعلق تمہارے خلوص، تمہاری محبت اور تمہارے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ پر اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا جو تمہارے لیے آنے والے دنوں میں سودمند اور بہتری کا سبب بن سکتی ہے۔ بشار نے چونکنے کے انداز میں خریم بن مقروم کی طرف دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں پوچھ لیا، کیسی نصیحت؟ دیکھ کوچمان کی بیٹی، تو انتہا درجے کی خوبصورت ہے، بچپنے کی حدود پھلانگتے ہوئے شباب کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے۔ اب جب کہ تم نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو اور اس سے محبت بھی بے پناہ حد تک کرتی ہو، تو تمہارا یوں اس وقت میرے یورت میں آنا جبکہ میں اکیلا ہوں اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو، یہ ضروری نہیں کہ جس نگاہ سے، جس زاویے سے تم حالات کو دیکھتی ہو، نگاہوں کے اسی زاویے سے دوسرے لوگ بھی دیکھیں۔ جس نوجوان سے تم محبت کرتی ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا وہ کہیں اور رہتا ہے یا اس لشکر میں شامل ہے؟ بشار نے تیز نگاہ سے خریم بن مقروم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، وہ یقیناً منگولوں کے لشکر میں شامل ہے۔ خریم بن مقروم نے کچھ سوچا، اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی تھی، پھر دوبارہ وہ بشار کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر تم میری ایک بات یاد رکھنا، بلکہ اپنے دل پر لکھ کر رکھنا، میرے ہی نہیں کسی بھی مرد کے خیمے میں اس وقت جانا مناسب نہیں جب وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہو۔ اس طرح جب اس نوجوان کو خبر ہوگی جس سے تم محبت کرتی ہو تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ تمہارے متعلق مشکوک ہو جائے گا، تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھے گا، تمہاری محبت کے اندر شک و شبے کے الہام اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں تم میرے کہنے کے مقصد اور مطلب کو سمجھ ہی گئی ہوگی۔ بشار کے خوبصورت لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں یا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں سب سمجھ رہی ہوں، لیکن جس جوان سے میں نے محبت کی ہے اس کے دل کا بھید تو میں نہیں جانتی، لیکن جہاں تک بظاہر میں اسے سمجھ سکی ہوں وہ کبھی بھی آپ سے میرے ملنے جلنے پر برہم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے مجھے بوری کے ہاتھوں سے نجات دی، اس لحاظ سے آپ میرے سب سے بڑے محسن اور مربی ہیں۔ خریم بن مقروم نے پھر پہلے جیسے انداز میں کہنا شروع کیا، میں تمہاری اس بے بنیاد توجیہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ہر انسان کے اندر خواہ وہ کیسا ہی برا ہو، وہ کیسا ہی نیک اور انتہا درجے کا شریف ہو، نیکی اور بدی کے دائیے ہوتے ہیں۔ جہاں نیکی کے دائیے اپنا کام کرتے ہیں وہاں بدی اور برائی کے دائیے بھی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور وہ شیطانی قوتوں کی طرح انسان کو اس کے اصل راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ انسانی ذہن اور اس کا قلب خیر کی نسبت برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے کہ برائی میں بڑی کشش اور چاشنی ہوتی ہے۔ اگر تم کسی مرد کے خیمے میں اس وقت اکیلی جاتی ہو جس وقت وہ مرد بھی اکیلا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرد جس سے تم محبت کرتی ہو کہیں وہ تم سے بدظن نہ ہو جائے۔ خریم بن مقروم جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بشار کہنے لگی، آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کسی سے محبت کی ہے، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے بھی زندگی میں کسی کو چاہا ہے؟ بشار کے اس سوال پر لمحے بھر کے لیے خریم بن مقروم اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، گردن اس کی جھک گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بشار بھی بیچاری کٹ کے رہ گئی تھی، فوراً بولی اور کہنے لگی، مجھے افسوس ہے، شاید میرے سوال نے آپ کو افسردہ کر دیا ہے، مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ زندگی میں نے کسی کو چاہا ہو اور اس نے آپ کا ساتھ نہ دیا ہو؟ اس پر خریم بن مقروم نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا، ہلکا سا تبسم اس کے لبوں پر بکھر گیا تھا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں نے کسی سے کیا محبت کرنی ہے، کبھی اس موضوع پر سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، پہلے ہی قریبی عزیز دشمنوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، ماں کی موت کے بعد غم کے کوثار ہمارے سینے میں الجھے رہے، اداس رتوں کے گلاب ہمارے ہونٹوں پر اٹکے رہے، دھرتی کے بے تعلقات لمحوں نے ہمیشہ ہماری جھولی، ہمارے دامن میں شاداب رتوں کے بجائے خزاں کے نوحے اور مسرت بھرے الفاظ کی بجائے آنسوؤں کے قصے ہی ڈالے، ہمارے پاؤں میں ہمیشہ خوف کے اندھیرے باندھ کر رکھے، کبھی ہمارے دل میں محبت بھری چاندنی کا پرتاؤ نہ ہوا۔
दिल के चुप दरीचों में हमेशा बेहाल बस्तियों, टूटे आंगनों का ही समा रहा। यहां तक कहने के बाद आह भरने के अंदाज में करीम बिन मकरूम ने एक लंबा सांस लिया और इसके बाद वो दोबारा कह रहा था, वक्त की राह के पुरपेच सफर में हम दोनों भाइयों को कभी दिलो जान की राहत, निगाहों की तस्कीन हासिल ना हुई।